मैं विकास सिंह, लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस मढ़ौरा में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संसद भवन। और आज हम लोग शुरू करेंगे संसद भवन, और ये मेरा पहला क्लास है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर करें। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका फर्स्ट टॉपिक, संसद भवन। संसद भवन और संसद भवन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में संसद भवन द्विसदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद जो भवन है इसमें इसके दो घर होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं, अपर हाउस या बड़ा घर आप कह सकते हैं। और ये एक राज्यसभा जो है ये एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन मीन्स इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और लोकसभा एक अस्थाई सदन है, ये एक अस्थाई सदन है। लोकसभा एक अस्थाई सदन है, ठीक है। और संसद के प्रधान यानी कि प्रमुख यदि आपको कहें तो ये होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। और आपको पता होगा कि अभी हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और आपको पता होगा हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हुई थी। और अभी जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू हमारी दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो चलिए देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा हमारे देश में करते क्या हैं। लोकसभा और राज्यसभा का काम हमारे देश में कानून का निर्माण करना है। लोकसभा में अधिकतर सीटों की संख्या, अधिकतर सदस्य जो है इसके लोकसभा के सदस्य 550 होते हैं। ऐसे वर्तमान में भी 543 है। कुल यदि लोकसभा के सदस्यों की हम बात करें तो लोकसभा के कुल सदस्य 550 होते हैं, जबकि राज्यसभा में ये जो सदस्य हैं, राज्यसभा में ये जो आपके सदस्य हैं ये कुल होते हैं 250। ये लोकसभा और राज्यसभा हमारे संविधान में लोकसभा की संरचना के बारे में, यानी कि लोकसभा कैसे बनाई जाएगी, इसमें कितने सदस्य होंगे, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, इसके बारे में, लोकसभा के बारे में आर्टिकल नंबर लोकसभा के बारे में, यानी कि लोकसभा की संरचना आप कह सकते हैं, लोकसभा की संरचना के बारे में आर्टिकल नंबर 81 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 81 में इसके बारे में इसकी संरचना कैसी होगी। और राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा की संरचना ये आर्टिकल नंबर 80 में यानी कि 80 में लिखा हुआ है। और आप जैसा कि समझ गए कि लोकसभा ये अपर हाउस है और अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है सॉरी। और राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जिसको कि हम अपर हाउस कहते हैं। ये बड़ा घर है, ये छोटा घर है। जबकि आप संख्या देख सकते हैं, बड़ी संख्या जो है ये इसको हम लोअर हाउस कहते हैं, जबकि संख्या 550 है। और यहाँ संख्या सदस्यों की 250 है, फिर भी ये अपर हाउस है। नहीं तो आप सदस्य को उल्टा कर सकते हैं, आपको आसानी से ये याद हो सकता है कि लोअर हाउस जिसमें सदस्यों की संख्या अधिक है और अपर हाउस जिसमें सदस्यों की संख्या कम है। राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के ये 550 जो सदस्य होते हैं, इस 550 सदस्यों में से 530 सदस्य ये राज्य के प्रतिनिधि हैं, जो कि भारत के सभी राज्यों से चुनकर आते हैं। 530 इसके जो सदस्य हैं वो राज्यों से चुनकर आते हैं। जबकि इसके 20 सदस्य, इसके बाकी बचे 20 जो सदस्य हैं, इसके 20 जो सदस्य हैं ये यूटी से यानी कि यूनियन टेरिटोरीज, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं।
चुनकर आते हैं। इसी प्रकार से यदि हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 250 सीटें हैं और इस 250 में से 238 सदस्य जो हैं, 238 सदस्य भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से मिलाकर सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। भारत के सभी राज्य प्लस यूटी दोनों से चुनकर आते हैं और बाकी 12 जो बचे हुए सदस्य हैं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित या मनोनीत किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कितनी बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो 12 सदस्य आप याद रखेंगे। 238 सदस्य जो हैं ये राज्य और यूटी से चुनकर आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे हम जैसे कि आपको पहले ही बताएं, यहाँ पे भारत में कानून बनाने का काम किया जाता है। यहाँ पे भारत के सभी राज्यों, पूरे भारत के लिए कानून बनाया जाता है और ये जो सदन की बैठक है ये राष्ट्रपति बुला सकते हैं और लगभग पूरे साल में, एक साल में इसकी बैठक 2 बार होती है। 6-6 महीने के गैप पे आप इसको कर सकते हैं। यदि कभी संसद की बैठक नहीं चल रही है या अभी तुरंत समाप्त हो गई है और देश में कानून की आवश्यकता पड़ी तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और राष्ट्रपति का अध्यादेश आपको पता है कि अधिक से अधिक 6 महीने के लिए लागू होता है, इसलिए कि 6 महीने के बाद दूसरा जो आपका सदन का समय यानी कि 6 महीने के बाद ही आ जाता है, इसलिए अधिकतर 6 महीने के लिए इसको लागू किया जाता है। अब ये कानून बनाने की जो प्रक्रिया है ये एक लंबी प्रक्रिया है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में हम आपको ये बता दें कि इनकी जो बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, इसकी बैठक जरूरी नहीं है कि भारत के संसद भवन में ही हो। इसके सदस्य और यदि राष्ट्रपति चाहेंगे तो ये बैठक कहीं भी किया जा सकता है, कहीं दूसरे देश में भी जाकर किया जा सकता है। इस बैठक को संपन्न किया जा सकता है और कानून बनाने के लिए सहमति के लिए यदि कभी सहमति नहीं बनी तो दोनों सदस्य एक साथ यानी कि दोनों सदन एक साथ बैठता है और उसको हम संयुक्त बैठक कहते हैं। और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, संयुक्त बैठक यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है वो आर्टिकल नंबर, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 108 में वर्णित है। यानी कि 108 में लिखा हुआ है कि भारत के दोनों सदन कभी एक साथ बैठ सकते हैं यदि आवश्यकता पड़ी तो। ये आवश्यकता कब पड़ेगी ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि ऐसी आवश्यकता कब पड़ती है जबकि दोनों सदन को एक साथ बुलाना पड़ता है। पर एक साथ ये बुलाने की जो प्रक्रिया है ये आर्टिकल नंबर 108 में लिखी हुई है। एक बात और, इस दोनों सदन में कोई भी बिल, साधारण कोई भी बिल आप पेश कर सकते हैं, परंतु एक बिल है जिसको हम मनी बिल कहते हैं या धन विधेयक कहते हैं। और धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ हम लोकसभा में पेश कर सकते हैं। धन विधेयक जब भी आएगा तो राष्ट्रपति की अनुमति के अनुसार ये लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और लोकसभा के बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा कभी भी इसको रोक नहीं सकती है, वो इस पे अपना विचार दे सकती है और ये राज्यसभा पे होगा कि क्या, लोकसभा पे ये होगा कि क्या राज्यसभा के विचारों को ये मानती है या नहीं मानती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है कि मनी बिल यानी कि वित्त विधेयक जो है, वित्त विधेयक ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल नंबर, वित्त विधेयक जो है आपको शायद दिख नहीं रहा होगा इसलिए हम यहाँ जगह ले लेते हैं। और वित्त विधेयक जो है, वित्त विधेयक ये आर्टिकल नंबर हमारा 110 में लिखा हुआ है। वित्त विधेयक की परिभाषा जो है ये आर्टिकल नंबर, वित्त विधेयक कहें आप, धन विधेयक कहें या मनी बिल कहें, ये एक ही बात है। आर्टिकल नंबर 110 में है
और मनी बिल है कि नहीं है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि मनी बिल है कि नहीं है, इसको कौन बताता है? तो इसको कौन बताएगा? ये हमेशा लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इसलिए धन विधेयक है कि नहीं है, इसको लोकसभा का सदस्य बताएगा। और आपको ये जानना जरूरी है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते कौन हैं। तो लोकसभा के सदस्य आप जानते हैं इन्हीं 550 व्यक्तियों में से किसी एक को चुना जाता है। और अभी वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, आप जानते होंगे ओम बिरला हैं। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर भी आप इसको कह सकते हैं, अध्यक्ष भी कह सकते हैं। दूसरा राज्यसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा के अध्यक्ष हमेशा ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन है, पूछा जाता है सवाल कौन होता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो हमेशा उपराष्ट्रपति होता है, हमेशा उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो आप इसको दोबारा देखें वीडियो को रिवाइज करके, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके परीक्षा से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसमें से पूछे जाने वाले सवाल हैं। यह है एक संसद भवन के बारे में हमारा एक छोटा सा जानकारी आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और अधिक जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे कानून बनता कैसे है, किस प्रकार से कानून बनाया जाता है। अभी आपके लिए इतना जानकारी कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 राज्यों से और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं अपने हिसाब से। मनोनीत किसको कर सकते हैं? जैसे किसी वैज्ञानिक क्षेत्र से कर सकते हैं, खेल के क्षेत्र से किसी खिलाड़ी को कर सकते हैं, जैसे कि अब सचिन तेंदुलकर कभी राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे राष्ट्रपति अपने हिसाब से मनोनीत करते हैं। लोकसभा में 550 सदस्य हैं, जिसमें से ये कभी 552 भी हुआ करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन से इसमें जो 2 हुआ करते थे एंग्लो इंडियन, उनको हटा दिया गया है। तो आज सिर्फ और सिर्फ 550 है, जिसमें से 530 राज्यों से चुनकर आते हैं और 20 जो है वो हमारे देश के यूटी से। आपको पता होगा हमारे देश में भी वर्तमान में यूटी की संख्या कितनी है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और आज के लिए आपका ये इम्पोर्टेंट जानकारी और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।